प्रीति ने हिम्मत की और आदित्य की ओर देखकर बोली, आपने मेरी बहुत बार मदद की है सर, और कई बार आपने मेरी जान भी बचाई है। इसलिए मैंने जो कुछ भी आज देखा और सुना वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, क्योंकि मानपुर में जो कुछ भी आपके और मेरे बीच हुआ है उसे मैं भी आपकी तरह वही छोड़ आई हूँ। आज आप मेरे लिए सिर्फ मेरे बॉस हैं और मैं आपकी भलाई चाहती हूँ, बस इसलिए आपसे ये सब कह रही हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ, आदित्य ने उसे घूरते हुए पूछा। प्रीति हिम्मत जुटाकर बोली, अहाना मैम आपसे प्यार नहीं करती सर, उन्हें बस आपकी दौलत चाहिए। वो बस मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनी की मालकिन बनना चाहती है, इसी मकसद के साथ वो आपकी जिंदगी में आई है। उसकी बातें सुनकर आदित्य उसे घूरते हुए बोला, मिस प्रीति ठाकुर, मैं अहाना को पिछले 5 सालों से जानता हूँ और उसे मेरे ऑफिस को ज्वाइन किए हुए 3 साल होने को आए हैं। पिछले 3 सालों में उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मुझे एक पल के लिए भी एहसास हो कि वो मुझे चीट कर रही है, समझी तुम? मैं जानती हूँ सर, अहाना मैम ने आपका और आपके परिवार का विश्वास पूरी तरह से जीत लिया है, पर सच यही है कि वो आपसे नहीं, आपकी दौलत से प्यार करती हैं। वो पिछले 3 सालों से अपने मकसद को अंजाम देने के लिए सिर्फ आपके सामने अच्छाई का नाटक कर रही है। आपसे शादी होते ही वो आपकी फैमिली को भी आपसे दूर करने का प्लान बना रही है। ये सब मैंने उनके ही मुंह से सुना है। प्रीति की बातें सुनकर आदित्य मुस्कुरा दिया। मुझे नहीं पता कि तुमने क्या सुना है और क्या समझा है प्रीति, पर मुझे अहाना पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने काम से काम रखो और मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो प्लीज। प्रीति तुरंत बोली, मैं खुद आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती सर, पर मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद आज अहाना मैम को ये सारी बातें अपनी मुंह से करते हुए सुना है। प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर, जो तुम कह रही हो प्रीति, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसलिए बिना किसी सबूत के मैं ये कैसे मान लूं कि तुम सच कह रही हो, क्योंकि अहाना मेरी मंगेतर है और तुम मेरी एक मामूली सी एम्प्लॉय। तुम्हारी बातों पर बिना सबूत के यकीन करके अगर मैं अहाना से कोई सवाल करूं तो क्या ये सही होगा? पर सच सबूतों का मोहताज नहीं होता सर, इसलिए आपको मेरी बातों पर भरोसा करके बस एक बार अहाना मैम का सच पता करना चाहिए। सच एक ना एक दिन सबके सामने अपने आप आ भी जाता है प्रीति, पर कई बार सच सामने आते आते बहुत देर हो जाती है सर। देखो प्रीति, अहाना मेरी दोस्त है, उसे मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें उसे लेकर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, इसलिए अहाना के बारे में सोचना छोड़ दो और अपने काम पर ध्यान दो। यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। पर सर, प्रीति फिर से बोली, पर आदित्य ने उसे टोक दिया। इनफ प्रीति, अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, प्लीज तुम मेरे और अहाना के रिश्ते से दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है, समझी? इतना कहकर आदित्य वहां से जाने लगा। प्रीति उदास होकर उसे जाते देख रही थी, पर 4 कदम चलकर आदित्य रुक गया और पलटकर प्रीति की ओर देखकर बोला, प्रीति प्लीज ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से मेरी नजरें फिर से तुम्हारे लिए बदल जाए। इसलिए एक बार फिर तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज इस पल के बाद अहाना को लेकर अपने मन में कोई शक मत पालना और ना मेरे दिल में उसके खिलाफ जहर भरने की कोशिश करना, प्लीज इट्स रिक्वेस्ट। इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया। उसके जाते ही प्रीति गुस्से में खुद से बोली, करवाली ना अपनी इंसल्ट, क्या जरूरत थी तुझे इनके और अहाना मैम के बीच पड़ने की? अगर अहाना मैम शातिर औरत हैं तो ये भी कुछ कम नहीं है, इन्होंने भी तो तुझसे धोखे से तेरा सब कुछ छीन लिया था, तो इनके साथ भी यही होना चाहिए। तेरा काम था इन्हें वार्न करना, जो तूने कर दिया। अब ये जाने और इनकी वो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड, अब अगर ये खुद चाहते हैं कि अहाना मैम इन्हें चूना लगाकर फुर हो जाएं, तो तू कर भी क्या सकती है? तू बस अपनी जॉब पर ध्यान दे और आदित्य सर के बारे में सोचना बंद कर दे। वो मुंह बनाकर फिर से वहीं आकर बैठ गई जहां वो पहले बैठी थी। पूजा खत्म होते ही मिस्टर खुराना ने जमीन की थोड़ी सी खुदाई की और वहां एक ईंट रखकर उस ईंट की पूजा करने लगे। आदित्य ये सब देखते हुए प्रीति की कही बातों के बारे में सोच रहा था। वो मन ही मन बोला, पता नहीं इसे अहाना को लेकर इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई। अहाना को मैं सालों से जानता हूँ, उसके बारे में मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की है और उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे उस पर इतना सा भी शक हो। पर प्रीति की तरह विवान को भी यही लगता है कि अहाना मेरे लिए ठीक नहीं है, क्यों? आदित्य सोच में पड़ गया और फिर उसने प्रीति की ओर देखा जो कहीं खोई हुई थी।
आदित्य के देखते ही प्रीति ने भी उसकी ओर देखा। दोनों एक दूसरे को एकटक देखने लगे। तभी आदित्य के फोन की बेल बजने लगी। दोनों चौंक गए। प्रीति ने तुरंत अपना मुंह फेर लिया। अहाना की कॉल देखते ही आदित्य ने प्रीति को घूरते हुए कॉल रिसीव की। हाँ, अहाना। उसका नाम सुनते ही प्रीति ने तुरंत आदित्य की ओर देखा। दूसरी ओर से अहाना ने पूछा, आप भूमि पूजन में पहुंच गए आदित्य? हाँ। आदित्य के हाँ कहते ही प्रीति वहां से उठकर चली गई। आदित्य भी उठकर उसके पीछे जा ही रहा था कि तभी अहाना फिर से बोली, मैं जानती हूँ आदित्य कि मैं जो आपसे कहने जा रही हूँ, मेरी वो बात शायद आपको अजीब लगेगी, पर मैं अपनी फीलिंग्स और नहीं छिपा सकती आदित्य। तुम कहना क्या चाहती हो अहाना? आदित्य ने पूछा। अहाना तुरंत बोली, आज तक ऑफिस के काम से हमेशा मैं ही आपके साथ जाती थी, पर पिछले कुछ दिनों से मेरी जगह प्रीति ने ले ली है। उस रात पार्टी में और आज भूमि पूजन में वो आपके साथ गई है और मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हमारी शादी होने वाली है आदित्य, और मैं जानती हूँ कि आपके दिल में प्रीति के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, पर फिर भी मुझे उससे जलन हो रही है। हमारी शादी होगी ना आदित्य? आदित्य ने अपनी आंखें बंद करके अपनी गर्दन हिलाई और बोला, अहाना, मेरे लिए प्रीति सिर्फ मेरी एम्प्लॉय है और मैं उसके साथ यहाँ सिर्फ क्लाइंट की खुशी के लिए आया हूँ। उसके साथ डेट पर नहीं आया हूँ, इसलिए बेहतर होगा जो तुम मुझसे ये बेफिजूल की सवाल ना करो। अहाना तुरंत बोली, मैं जानती हूँ आदित्य, पर वो क्या है ना, हम पिछले 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और आपने अब जाकर मुझसे शादी के लिए हामी भरी है, इसलिए मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं आप शादी के मंडप में मुझे अकेला ना छोड़ दे। ऐसा कुछ नहीं होगा अहाना, तुम बेवजह ये सब सोचकर खुद को परेशान कर रही हो। मेरे दिल में प्रीति के लिए कोई जगह नहीं है, पर मेरे लिए भी तो नहीं है। तभी अहाना बोली। आदित्य कुछ बोल नहीं पाया, बस सोच में पड़ गया। अहाना फिर से बोली, आप मुझसे भी तो प्यार नहीं करते, है ना? आदित्य चिढ़कर बोला, अहाना, इस बारे में हम हजारों बार डिस्कशन कर चुके हैं और इसलिए इस वक्त मैं इस बारे में कोई भी बात करने के मूड में नहीं हूँ। मैं तुमसे बस इतना कहूंगा कि तुम प्रीति को लेकर अपने मन में कोई भी गलतफहमी मत रखो, क्योंकि मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं है। यही सच है और ये सच कभी नहीं बदलेगा। इसलिए फालतू की बातों पर ध्यान देना बंद कर दो और अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि तुम मेरी मंगेतर होने के साथ साथ मेरी एम्प्लॉय भी हो। मुझे याद है आदित्य, अहाना बोली। गुड, अब मैं फोन रखता हूँ, क्योंकि मुझे एक बार फिर से हमारी इस नई कंस्ट्रक्शन साइट को ठीक से देखना है, ताकि कल जब यहाँ काम शुरू हो जाए तो बिना रुकावट के पूरा हो सके। जी। आदित्य ने गुस्से में कॉल कट कर दी और बोला, पता नहीं आज इन दोनों औरतों को हुआ क्या है, बेफजूल की बातें करके खुद भी परेशान हो रही हैं और मुझे भी इरिटेट कर रही हैं। इस लड़की प्रीति का दिमाग तो पहले से ही खराब है, पर अहाना, उसे क्या हुआ? उसके जैसी पढ़ी लिखी समझदार लड़की ये सब बातें करेगी, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इतना कहकर वो आगे बढ़ा और प्रीति को ढूंढने लगा, पर उसे वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो उसी पेड़ के पास आया जहां प्रीति पहले खड़ी थी, पर वो वहां भी नहीं थी। आदित्य उसे न पाकर परेशान हो गया और बड़ी बेचैनी से उसे तलाशने लगा। प्रीति परेशान सी अकेली आदित्य की गाड़ी के पास खड़ी थी। वो बार बार अहाना और उसकी मॉम की बातों के बारे में सोच रही थी। आदित्य सर तो अहाना मैम पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, इसलिए उन्हें उनका सच बताने का कोई फायदा नहीं है। मुझे एक बार विवान से ही बात कर लेनी चाहिए। आदित्य सर को मेरी बातों पर यकीन नहीं है, पर अपने भाई की बातों पर वो यकीन जरूर करेंगे। मुझे उसे वो सारी बातें बता देनी चाहिए जो आज मैंने सुनी है। अब वही कुछ कर सकता है। उसने तुरंत विवान को कॉल किया। गाड़ी ड्राइव कर रहे विवान ने जैसे ही उसकी कॉल देखी तो अपनी गाड़ी सड़क के किनारे ली और उसकी कॉल रिसीव करके मुस्कुराते हुए बोला, बोल। प्रीति फट से बोली, विवान, तुम अहाना मैम के बारे में सही थे, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसा तुम्हें लगता है। वो सच में तुम्हारे भाई से प्यार नहीं करती, उन्हें बस तुम्हारे परिवार की दौलत पर ऐश करनी है। क्या हुआ, तुम इतनी श्योरिटी से ये सब कैसे बोल रही हो? आज फिर अहाना ने कुछ किया क्या? विवान के इतना पूछते ही प्रीति ने सारी बात उसे बताई तो विवान गुस्से में बोला, मुझे पहले से ही उस अहाना की हरकतों पर शक था, पर आज तुम्हारी बातों ने मेरे यकीन को और पक्का कर दिया है। इसलिए अब मैं ये शादी किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। प्रीति ने परेशान होकर पूछा, पर तुम करोगे क्या विवान? पता नहीं प्रीति, पर मैं अपने भाई की शादी उस धोखेबाज अहाना से तो कभी नहीं होने दूंगा। विवान की बातें सुनकर प्रीति सोच में पड़ गई।
तभी उसे अपने पास किसी की परछाई नजर आई। उसे लगा कि आदित्य उसके पीछे खड़ा है। वो परछाई की ओर देखकर बोली, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ विवान। विवान कुछ कह पाता उसके पहले ही प्रीति ने कॉल कट कर दी और पलटी। उसके सामने एक लड़का खड़ा था जो उसे घूर रहा था। प्रीति उससे बिना कुछ कहे उसकी बगल से निकलकर जाने लगी तो उस लड़के ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया। प्रीति ने गुस्से में पलटकर उसकी ओर देखा और बोली, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा दुपट्टा। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, छोड़ना होता तो पकड़ता ही क्यों। प्रीति को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया और उसने उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर उस लड़के ने उसकी कलाई पकड़ ली। विक्की खुराना नहीं हूं मैं जो तुम मुझे थप्पड़ मारोगी और मैं मार खा लूंगा, समझी। बलराम नाम है मेरा और जिन लड़कों को तुमने मारा था और अरेस्ट करवाया था उनमें से एक मेरा भाई भी था। उसकी बातें सुनकर प्रीति गुस्से में बोली, आपके भाई की बदतमीजी के बाद भी मैंने अपनी कंप्लेन वापस ले ली थी क्योंकि मिस्टर खुराना ने खुद अपने भतीजे और उनके दोस्तों की ओर से मुझसे माफी मांगी थी। पर अब लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे आपके भाई के खिलाफ की गई कंप्लेन वापस नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि जिसका भाई आपके जैसा हो वो गलत काम करना कभी नहीं छोड़ सकता। उसकी और आपकी जगह तो सिर्फ जेल की सलाखें हो सकती हैं। अब छोड़िए मेरा हाथ और जाइए यहाँ से, वरना बहुत पछताएंगे। पछताएगी तो तू, वो भी सारी जिंदगी। इतना कहकर बलराम उसके करीब आने लगा, पर इससे पहले कि वो प्रीति के ज्यादा करीब आता उसने बहुत जोर से उसके हाथ पर काट लिया। बलराम ने तुरंत उसकी कलाई छोड़ दी। प्रीति वहां से भाग गई और सामने से आ रहे आदित्य से जा टकराए। आदित्य ने गुस्से में उससे पूछा, देखकर चलना कब सीखोगी प्रीति। प्रीति ने अपनी घबराई आंखों से उसकी ओर देखा, पर तभी बलराम दौड़ता हुआ वहां आ गया। आदित्य ने तुरंत नजरें उठाकर उसकी ओर देखा। उसे देखते ही आदित्य समझ गया कि प्रीति इस तरह क्यों भाग रही थी। उसने उसे अपने पीछे किया और बलराम से बोला, खुद अपने पैरों पर चलकर यहाँ से जाएगा या फिर मैं तेरे हाथ पैर तोड़कर एम्बुलेंस में तुझे हॉस्पिटल पहुंचाऊं। बलराम ने उसे घूरते हुए पूछा, आदित्य मेहरा है ना तूने ही इस लड़की की वजह से मेरे भाई को जेल भिजवाया था ना। आदित्य अकड़ कर बोला, हाँ, और अब तुझे भी भिजवाऊंगा क्योंकि तूने भी वही गलती की है जो तेरे भाई ने की थी, इसे हाथ लगाने की। अभी तो मैंने इसे हाथ लगाया ही नहीं है, हाथ तो इसे मैं अब लगाऊंगा, और वो भी तेरे सामने। इतना कहकर बलराम उसे घूरते हुए प्रीति की ओर बढ़ने लगा, पर वो प्रीति को हाथ लगाता उससे पहले ही आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और प्रीति से बोला, जाकर गाड़ी में बैठो प्रीति। पर सर आप, प्रीति ने घबराकर पूछा। तो आदित्य गुस्से में बोला, मैंने कहा जाकर गाड़ी में बैठो, जाओ। वो बिना कुछ कहे चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई। उसके जाते ही आदित्य ने गुस्से में बलराम को घूरा और अपने दूसरे हाथ से उसके मुंह पर बहुत जोर से मुक्का मार दिया तो वो जमीन पर गिर गया। आदित्य ने गुस्से में बलराम की कॉलर पकड़ी और उसे उठाकर बोला, शराफत की भाषा तुम जैसे गुंडों को समझ नहीं आती, लातों के भूत जो हो। इतना कहकर आदित्य उसे मारने लगा। दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। प्रीति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी बलराम ने अपनी पॉकेट से चाकू निकाला और आदित्य की बांह पर वार कर दिया। उसकी बांह से खून बहने लगा। ये देखकर प्रीति जोर से चीखी और गाड़ी से निकलकर आदित्य की ओर दौड़ी, पर तभी बलराम ने उसे पकड़ लिया और अपने साथ ले जाने लगा। पर आदित्य उठकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, हाथ छोड़ उसका, वरना हाथ तोड़ दूंगा तेरा, छोड़ उसका हाथ। बलराम ने अपना चाकू निकाला और प्रीति के गले पर रखकर बोला, मेरे करीब आने का सोचना भी मत, वरना ये लड़की जान से जाएगी। आदित्य के कदम रुक गए। प्रीति भी घबराई हुई सी उसकी ओर देखने लगी। आदित्य आहिस्ता आहिस्ता बलराम की ओर बढ़ते हुए बोला, देखो तुम्हारे भाई ने गलत किया था, इसलिए मैंने उसे अरेस्ट करवाया था, पर फिर हमने अपनी कंप्लेन वापस भी ले ली थी, तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? छोड़ दो इसे। कंप्लेन तो तुमने वापस ले ली थी, पर इस लड़की ने मेरे भाई को इतनी बुरी तरह मारा था कि उसका एक हाथ टूट गया है। उसका बदला तो लेना होगा ना। इतना कहकर उसने चाकू प्रीति के गले पर दबा दिया। उसके गले से खून बहने लगा। ये देखकर आदित्य गुस्से में उसकी ओर बढ़ने लगा तो बलराम फिर से बोला, मेरे करीब मत आना, वरना इस बार इस लड़की का गला ही काट दूंगा। आदित्य के कदम फिर से रुक गए और वो प्रीति की ओर देखने लगा, जो रोते हुए उसे ही देख रही थी। बलराम उसके गले पर चाकू रखे पीछे अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहा था। तभी आदित्य ने प्रीति को इशारा किया तो उसने अपने एक हाथ से बलराम का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके पेट पर बहुत जोर से अपनी कोहनी मार दी। बलराम दर्द से करहा गया
तभी आदित्य ने आगे बढ़कर उसका वो हाथ पकड़ लिया जिसमें चाकू था। प्रीति तुरंत बलराम की पकड़ से छूटकर दूर हो गई। आदित्य ने बलराम का हाथ मोड़ा तो उसके हाथ से चाकू छूटकर जमीन पर गिर गया। चाकू गिरते ही आदित्य ने उसे मारना शुरू कर दिया। उसने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया और गुस्से में बोला, आज तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ, पर आज के बाद अगर इस लड़की के आसपास भी नजर आया तो जान से मार दूंगा। इतना कहकर उसने उसे दूर धकेल दिया और प्रीति की ओर बढ़ने लगा। वो जैसे ही उसके करीब आया, अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर प्रीति की गर्दन में बांधने लगा। उसके करीब आते ही एक बार फिर प्रीति के दिल की धड़कन तेज हो गई और वो एकटक आदित्य की ओर देखने लगी। वो भी उसकी आंखों में देखते हुए उसकी गर्दन पर अपना रुमाल बांध रहा था। प्रीति मन ही मन बोली, आज फिर इन्होंने तेरी जिंदगी बचाई है प्रीति, इतने एहसान है इनके तुझ पर कि तू गिनती भी नहीं कर सकती। अगर इन्होंने तुझे दर्द दिया है तो दवा भी ये खुद बने हैं। ऐसे इंसान के साथ प्यार के नाम पर तू धोखा कैसे होने दे सकती है? शादी के बाद अगर इन्हें अहाना मैम की असलियत पता चली तो ये तो टूट जाएंगे और तू इन्हें टूटते हुए नहीं देख पाएगी। अब तुझे विवान की मदद करनी होगी जिससे तू इन्हें अहाना मैम के धोखे से बचा सके। तुम ठीक हो? तभी आदित्य ने उसकी गर्दन पर रुमाल बांधकर पूछा। प्रीति ने रोते हुए आहिस्ता से अपना सर हाँ में हिला दिया। आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए उसका चेहरा अपने हथेलियों में लिया और अपने दोनों हाथों के अंगूठों से उसके आंसू पोंछने लगा। प्रीति एकटक उसे ही देख रही थी। वो उसके चेहरे को छूकर बोला, मेरे होते हुए कोई बुरा साया तुम्हें कभी छू भी नहीं सकेगा, इसलिए तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ हूं। प्रीति के रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। चलो, आदित्य ने उसकी कलाई थामी और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। प्रीति उसे अभी भी एकटक देख रही थी। आदित्य ने उसे गाड़ी में बैठाया और गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर बोला, अपना सीट बेल्ट बांधो। वो अपना सीट बेल्ट बांधने लगी कि उसकी नजर आदित्य की बांह पर पड़ी। उसकी बांह से खून बह रहा था। ये देखकर उसने तुरंत आदित्य की बांह पकड़ी और घबराकर बोली, सर आपकी बांह पर तो गहरी चोट लगी है, खून भी बह रहा है। आदित्य अपनी बांह छुड़ाकर बोला, कुछ नहीं हुआ है, हल्की सी खरोंच आई है बस, इसलिए तुम मेरी फिक्र छोड़ो और अपनी फिक्र करो, समझी? पर प्रीति ने अपने पर्स से रुमाल निकाला और उसकी बांह पर बांधते हुए बोली, जानती हूँ कि छोटी सी चोट है, पर खून तो बह रहा है ना, इसलिए ये रुमाल बंधवा लीजिए, खून बहना बंद हो जाएगा प्लीज। वो कुछ नहीं बोला, पर प्रीति उसे घूरते हुए उसकी बांह पर रुमाल बांधने लगी। आदित्य उसे एकटक देखते हुए मन ही मन बोला, जितना मैं इस लड़की से दूर जाना चाहता हूँ उतना ही इसके करीब चला आता हूँ। इसका साथ होना पता नहीं क्यों मुझे सुकून देता है, वो सुकून जो मुझे अहाना के साथ कभी नहीं मिलता। तो क्या अहाना का डर सही है? मैं सच में इस लड़की की ओर खींच रहा हूँ। नहीं आदित्य नहीं, ये लड़की सुखदेव हांडा की पोती है। वो सुखदेव हांडा जिसने तेरी दादी की जिंदगी तबाह कर दी, उनसे उनका सब कुछ छीन लिया था। तू इस लड़की के लिए कुछ फील नहीं कर सकता। अच्छा यही होगा कि तू जल्द से जल्द हाना से शादी करके ये किस्सा यही खत्म कर दे। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ा दी। कुछ देर ड्राइव करने के बाद उसने प्रीति के घर के सामने अपनी गाड़ी रोक दी। तुम्हारा घर आ गया। प्रीति गाड़ी से बाहर आकर बोली, थैंक यू, मुझे घर छोड़ने के लिए भी और मुझे उस आदमी से बचाने के लिए भी। पर आदित्य बिना कोई जवाब दिए वहां से चला गया। प्रीति उसे जाते हुए देख रही थी। उसकी गाड़ी आंखों से ओझल होते ही वो मुस्कुराते हुए घर की ओर बढ़ते हुए जो कुछ भी हुआ बस उसी के बारे में सोच रही थी। इधर आदित्य गाड़ी ड्राइव कर रहा था कि तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। विवान का नंबर देखकर उसने तुरंत कॉल रिसीव की। हेलो भाई, आप घर कब आएंगे? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। इतना कहकर आदित्य ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और गाड़ी ड्राइव करने लगा। वो मन ही मन बोला, कहीं विवान फिर से अहाना के बारे में तो कुछ नहीं कहने जा रहा। समझ नहीं आ रहा है विवान और प्रीति को ऐसा क्यों लग रहा है कि अहाना मुझे धोखा दे रही है, जबकि आज तक उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मुझे उसकी हरकतों पर एक पल के लिए भी शक हुआ हो। पर कोई बेवजह अहाना को लेकर ये सारी बातें क्यों करेगा? धुआं तो तभी उठता है जब कहीं आग लगी हो। मुझे अहाना से एक बार बात कर लेनी चाहिए। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। प्रीति ने अपने रूम में आते ही विवान को कॉल किया। उसका नंबर देखकर विवान ने कॉल रिसीव की, पर वो कुछ कहता उसके पहले ही प्रीति बोली, मुझे तुमसे बात करनी है विवान। अभी? हाँ बोलो। फोन पर नहीं, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ।
क्या तुम थोड़ी देर में उसी रेस्टोरेंट में आ सकते हो जहां हम उस दिन मिले थे? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, पर बात क्या है? मैंने कहा ना, मिलकर बताती हूँ। मैं बस अभी आ रहा हूँ। विवान के इतना कहते ही प्रीति ने कॉल कट कर दी। विवान ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाए और गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, पहले प्रीति ने अहाना के बारे में मुझसे बात की और अब मुझे मिलने बुला रही है। होना हो जरूर उसे अहाना के बारे में ही कोई बात करनी होगी, पर क्या? विवान, तुझे कुछ भी करके प्रीति को तेरी मदद करने के लिए मनाना होगा, क्योंकि एक वही है जो अहाना की साजिशों से तेरे भाई को बचा सकती है। भाई कहते नहीं है और ना ही कभी जताते हैं, पर इस बात में तो कोई शक नहीं है कि वो प्रीति पर भरोसा करते हैं और उसकी परवाह भी, इसलिए एक वही है जो तेरी मदद कर सकती है। विवान ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाए और कुछ देर में कैफे पहुंच गया। वो जैसे ही कैफे में आया तो उसे प्रीति एक चेयर पर बैठी नजर आई। वो प्रीति की ओर बढ़ा और उसके सामने वाली चेयर पर बैठकर बोला, बोलो क्या बात है? मैं आदित्य सर और तुम्हारी फैमिली के सामने अहाना मैम की असलियत बाहर लाने में तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। प्रीति के इतना कहते ही विवान उसे आंखें फाड़े देखने लगा तो प्रीति फिर से बोली, आदित्य सर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है विवान। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ उनकी वजह से, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अहाना मैम को उनकी फीलिंग्स के साथ नहीं खेलने दूंगी। विवान मुस्कुरा दिया, थैंक यू सो मच प्रीति, थैंक यू, पर एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? कल भाई और अहाना की सगाई है। हम सगाई से पहले अहाना का असली चेहरा सबके सामने कैसे लेकर आएंगे? प्रीति सोच में पड़ गई तो विवान फिर से बोला, आदित्य भाई अहाना पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, इसलिए उनके सामने अहाना का सच लाना आसान नहीं होगा। प्रीति मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, अहाना मैम का सच कैसे उनके सामने लाना है, ये मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया है विवान। अब मैं अहाना मैम के मुंह से ही उनका सच उगलवाऊंगी, और वो भी कल सगाई होने से पहले। तुम श्योर हो प्रीति कि कल तुम अहाना की असलियत सबके सामने ला पाओगी? क्योंकि कल अगर हम ये सगाई नहीं रोक सके तो फिर ये शादी भी नहीं रोक पाएंगे। विवान, अगर मेरी तरकीब काम कर गई तो कल सुबह ऑफिस में आदित्य सर के सामने अहाना मैम खुद ये कबूल करेगी कि वो सर से नहीं बल्कि उनकी दौलत से प्यार करती है। विवान मुस्कुरा दिया, आई होप कि कल ऑफिस में ही तुम्हारा प्लान कामयाब हो जाए। अगर तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं हो पाया तो फिर कल जानकी निवास में मेरा प्लान तैयार रहेगा। हम दोनों मिलकर कल अहाना को भाई की लाइफ से आउट करके ही रहेंगे। डन, प्रीति पूरे कॉन्फिडेंस से बोली। विवान मुस्कुरा दिया और उसने वेटर को अपने पास बुलाकर ऑर्डर दिया। इधर आदित्य अपने घर पहुंचा और सीधे विवान के रूम में आया, पर वो वहां नहीं था। अब ये कहाँ चला गया? वो विवान के कमरे से बाहर आया और अपने घर में बने जिम में पहुंचा, पर विवान वहां भी नहीं था। आदित्य ने तुरंत उसे कॉल किया। विवान ने जैसे ही उसकी कॉल देखी तो तुरंत कॉल रिसीव की। जी भाई। आदित्य ने उससे पूछा, तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी ना? हाँ भाई, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे आपसे। आप घर पहुंच गए क्या? हाँ, पर तुम कहीं नजर नहीं आ रहे हो। भाई मैं घर पर नहीं हूँ, तो कहाँ हो तुम? विवान कुछ पल सोचकर बोला, भाई वो कल आपकी सगाई है ना, तो केटरिंग वाले से मिलने आया हूँ, बस थोड़ी देर में घर आ ही रहा हूँ। ओके। आदित्य ने कॉल कट कर दी। उसके कॉल कट करते ही विवान प्रीति से बोला, प्रीति मैं घर जाकर एक बार फिर से भाई को अहाना की असलियत बताने की कोशिश करता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि कोई फायदा नहीं होगा। कल अगर हम दोनों के ही प्लान फेल हो गए तो मेरे पास एक ऐसा प्लान है जो कभी फेल हो ही नहीं सकता, पर उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। करोगी ना मेरी मदद? हाँ, प्रीति मुस्कुराते हुए बोली। उसे मुस्कुराते देख विवान भी मुस्कुरा दिया। मुझे तुमसे एक और फेवर चाहिए प्रीति। हाँ बोलो ना प्रीति प्लीज, जब तक मैं ना कहूँ ये बात किसी को पता ना चले कि हम दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे को सालों से जानते हैं, प्लीज। प्रीति उसे हैरानी से देखने लगी तो विवान उसकी हथेली पकड़कर बोला, अहाना की असलियत सबके सामने लाने के लिए जो प्लान मेरे दिमाग में चल रहा है उसे अंजाम देने के लिए हमें सच सबसे छुपाना होगा कि हम दोस्त हैं। महादेव करे कि हम कल ही अहाना का सच सबके सामने ला सकें। पर वो बहुत शातिर है प्रीति, वो पिछले 3 साल से आदित्य भाई का विश्वास जीतने में लगी हुई है, इसलिए हमारे लिए आसान नहीं होगा कि हम उसे बेनकाब कर सकें। पर मुझे ये शादी हर हाल में रोकनी है और इस काम में सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकती हो, क्योंकि कल मैंने ऑफिस में जो कुछ भी देखा उससे मुझे ये अच्छे से समझ आ गया है कि आदित्य भाई अब तुम पर भी भरोसा करने लगे हैं।
तुम्हारा प्लान क्या है विवान? प्रीति ने पूछा। विवान उसकी ओर देखकर बोला, अभी नहीं बताऊंगा प्रीति, कल का दिन निकल जाने दो। कल अगर हम कामयाब हो गए तो इस प्लान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रीति मुस्कुरा दी, ठीक है, अब जल्दी से अपनी कॉफी खत्म करो, तुम्हें निकलना है ना। विवान अपनी कॉफी पीने लगा। तभी उसकी नजर प्रीति के गले में लगी चोट पर पड़ी। उसने कॉफी मग नीचे रखकर पूछा, प्रीति ये तुम्हारे गले में चोट कैसे? प्रीति ने गले को छुआ और बोली, कुछ नहीं, आज एक गुंडे ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, पर आदित्य सर ने हमेशा की तरह मुझे उस गुंडे से बचा लिया। विवान ने फिर से कॉफी मग उठाया, मेरा भाई यही सुपर हीरो, और मुझे पता है कि उन्होंने उस गुंडे को बहुत मारा होगा, है ना? प्रीति ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। इधर आदित्य के घर में सगाई की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही थी, पर वो अपने कमरे में पंचिंग बैग के साथ एक्सरसाइज कर रहा था, पर प्रीति का ख्याल और उसकी बातें उसके जहन से जा ही नहीं रही थी। तभी घर का नौकर वहां आकर बोला, छोटे साहब आपको नीचे दादी माँ बुला रही हैं। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस पंचिंग बैग पर मुक्के मार रहा था। नौकर फिर से बोला, आपको दादी माँ बुला रही है छोटे साहब। आदित्य पंचिंग बैग को पकड़कर बोला, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। नौकर सिर हिलाकर वहां से चला गया। आदित्य ने चेयर पर रखा टॉवल उठाया और फिर अपना चेहरा पोंछने लगा। वो मन ही मन बोला, मुझे विवान से बात तो करनी ही होगी। आखिर ऐसी क्या बात हुई है जिससे विवान को अहाना को लेकर इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई है, और कल सुबह ऑफिस में मुझे प्रीति से भी बात करनी होगी। उसने टॉवल फिर से चेयर पर फेंका और कमरे से बाहर आया। वो नीचे आते ही सुमन से बोला, मोम मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि मुझे सगाई में कोई तामझाम नहीं चाहिए, मुझे बस सिंपल तरीके से रिंग एक्सचेंज करनी है, पर आप लोग फिर भी ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे बेटे की सगाई है। मैं भी सालों से अपने बेटे की सगाई धूमधाम से करने के सपने देख रही हूँ, इसलिए अब तू कुछ नहीं बोलेगा और हमें हमारे सपने पूरे करने देगा, समझा? सुमन ने उसे घूरते हुए जवाब दिया और फिर से रिंग देखने लगी। लता भी मुस्कुराते हुए बोली, आदि इस घर में पहली बार बेटे की शादी होने जा रही है, और हम सब ने तेरी और विवान की शादी के ढेर सारे ख्वाब देखे हैं, इसलिए प्लीज बेटा कुछ मत कहना, हमें भी हमारे सपनों को पूरा कर लेने दे। आ चला बैठ और अहाना के लिए रिंग पसंद कर ले। आई एम सॉरी बड़ी मोम, पर यह काम मुझसे नहीं होगा, आप खुद ही अहाना के लिए रिंग सेलेक्ट कर लीजिए प्लीज। इतना कहकर आदित्य जाने लगा तो जानकी उसके पास आकर बोली, ये तो बहुत गलत बात है बेटा, कल आपकी सगाई है और इस सगाई को करने का फैसला भी आपने ही लिया है, पर आपके चेहरे पर हमें ना ही कोई खुशी नजर आ रही है और ना ही कल के लिए इंतजार। क्यों बेटा? क्योंकि भाई को अहाना से ना ही प्यार है और ना ही उसमें कोई दिलचस्पी है, और ना ही वो अहाना भाई से प्यार करती है, विवान बोला। विवान ये क्या बकवास है? सुमन ने गुस्से में पूछा तो विवान ने उनकी ओर देखा, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ मोम, अहाना भाई से नहीं बल्कि हमारी दौलत से प्यार करती है, उसे भाई की बीवी नहीं सिर्फ इस घर की बहू बनना है, ताकि उसके नाम के साथ मेहरा सरनेम जुड़ सके, बस। उसकी बातें सुनकर आदित्य गुस्से में भड़का, शट अप विवान, जस्ट शट अप, बहुत हो चुका, कब से अहाना के पीछे पड़े हुए हो? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास अपनी बात साबित करने का? विवान कुछ नहीं बोल सका, पर आदित्य फिर से बोला, तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो ना, सुनी सुनाई बातों पर मैं यकीन नहीं करता, आंखों देखी और कानों सुनी बातों पर विश्वास करता हूँ मैं, इसलिए आज के बाद अहाना पर ये इल्जाम तब लगाना जब तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत हो, समझे? विवान कुछ कहने जा ही रहा था कि तभी जानकी उसके पास आई और उसकी बांह को छूकर बोली, बेटा हम मानते हैं कि शायद आदित्य अहाना से प्यार नहीं करते और वो ये शादी सिर्फ अपने परिवार की खुशी के लिए कर रहे हैं, पर बेटा हमारे देश में आज भी अरेंज मैरिज होती हैं और ऐसी शादियों में प्यार अपने आप हो जाता है। आदित्य और अहाना भी शादी के बाद अपने आप करीब आ जाएंगे। अहाना के बारे में आपने आज जो कुछ भी कहा है, आदित्य की तरह हमें भी वो सब गलत ही लग रहा है। हम सब अहाना को सालों से जानते हैं, बहुत अच्छी और समझदार लड़की है वो, और हमें भी उन पर पूरा भरोसा है। तभी सुमन भी आगे आकर गुस्से में बोली, विवान अहाना तेरी भाभी बनने जा रही है, इसलिए अच्छा होगा कि तू उसके बारे में इस तरह की बातें दोबारा कभी ना करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप जाकर कल के फंक्शन की तैयारी कर जा। विवान भन-भनाता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही लता आदित्य के पास आई। बेटा विवान ने आज के पहले अहाना को लेकर इस तरह की बातें कभी नहीं की,
तो फिर आज अचानक वो अहाना पर इतने बड़े इल्जाम क्यों लगा रहा है? पता नहीं बड़ी माँ, विवान और प्रीति दोनों को ना जाने क्या हो गया है। दोनों ही आज सुबह से अहाना को लेकर ये सारी बातें कर रहे हैं। आदित्य परेशान होकर बोला। उसकी जुबान से प्रीति का नाम सुनकर सुमन ने हैरानी से पूछा, प्रीति? ये प्रीति कौन है? आदित्य ने जवाब दिया, मोम मेरी सेक्रेटरी है, कुछ दिन पहले ही उसने ऑफिस ज्वाइन किया है। सुमन गुस्से में बोली, आदित्य वो तेरी सेक्रेटरी है और उसका काम तेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना है, ना कि तेरी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी करना। इसलिए उस लड़की को उसकी जगह अच्छे से समझा देना, बता देना उसे कि वो सिर्फ एक एम्प्लॉई है, जितना कहा जाए उससे उतना ही करे, वरना उसे हमारी कंपनी से बाहर कर दिया जाएगा। ये सुनकर जानकी उसकी ओर देखकर बोली, सुमन प्रीति बहुत अच्छी लड़की है बेटा, हम मिले हैं उससे। वो अपना काम बहुत अच्छे से करती है और आदित्य का काम भी बहुत अच्छे से संभालती है। जरूर उसे अहाना को लेकर कोई गलतफहमी हो गई है। आदित्य कल उससे बात करके उसकी गलतफहमी दूर कर देंगे, तो बेचारी को नौकरी से क्यों निकालना। तभी आदित्य भी बोला, हाँ मोम, प्रीति को नौकरी से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसे समझा दूंगा। आप प्लीज डिनर लगवाए, मुझे बहुत भूख लगी है। वो इतना कहकर फिर से अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही सुमन मन ही मन बोली, मैं दिन रात ये दुआ कर रही हूँ कि जल्द से जल्द अहाना और आदित्य की शादी हो जाए, पर पता नहीं क्यों मुझे आज एक अजीब से डर का एहसास हो रहा है। हे भगवान, ये शादी अच्छे से हो जाने दीजिए, ताकि आदित्य को खो देने का डर हमेशा के लिए दूर हो जाए। कहीं शादी से पहले आदित्य की जिंदगी में वो लड़की न आ जाए जिससे आदित्य की बचपन में शादी हुई थी। मुझे इस शादी में आ रही हर रुकावट को दूर करना होगा। सबसे पहले तो मुझे आदित्य की उस 2 कौड़ी की सेक्रेटरी को सबक सिखाना होगा, जो हमारा खाकर हमारी ही खुशियों में आग लगाने की कोशिश कर रही है। मुझे कल ही ऑफिस जाकर उस लड़की से अहाना को वार्न करना होगा, उसे समझाना होगा कि उस लड़की को उसकी औकात में रहना अच्छे से सिखाए। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।